Hello guys, welcome to my channel, to my another session of Crack Banking. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ कि SBI जूनियर एसोसिएट्स का जिसका डेट टेंटेटिव प्रीलिम्स डेट बैंक ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, जो कि 22 फरवरी आई थिंक 27, 28 एंड 1 मार्च को डिक्लेयर किया गया है। आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अब नज़दीक आ चुका है और इसलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि स्पेशली क्वांट सेक्शन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में, तो आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक अब मेरी स्ट्रेटजी की बात है, तो जब भी आप क्वांट्स को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्वांट्स को अटेम्प्ट करते हुए 3 सेक्शन में डिवाइड इसको कर लीजिए, जैसे मैं करता था। ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है। फर्स्ट, जब भी मैं प्रीलिम्स के क्वांट्स को अटेम्प्ट करता था, तो मेरा जो स्ट्रेटजी ये होता था कि जो 3 भाग में डिवाइड करता था वो ऐसे करता था कि फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रिक इक्वेशंस एंड नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशंस, इसको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट करता हूँ। देन उसके बाद फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 या 3 डेटा इंटरप्रिटेशन भी मिल सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाता हूँ और एट द लास्ट थर्ड में आपको जो है जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं उसको आपको सॉल्व करना है। इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप करते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इफिशिएंटली। कई फ्रेंड्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आपने जैसे बताया कि हमेशा इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो क्वेश्चंस को बार बार देखते रहने से, इधर उधर स्क्रॉलिंग करने से टाइम वेस्टेज भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि मुझे भी ये पता है कि टाइम वेस्टेज होते हैं स्क्रॉलिंग में। अगर एक क्वेश्चन को स्क्रॉलिंग करने में 2 से 3 सेकंड लगता है ना, तो 4-5 अगर क्वेश्चन आप स्क्रॉल करते हैं तो आप 10 से 15 सेकंड यू आर वेस्टिंग योर 10 to 15 मिनट्स ऑफ 10 to 15 सेकंड्स ऑफ योर टाइम। इन दिस वे प्रीलिम्स में वो सारे टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता था फ्रेंड्स कि जैसे ही मेरा सपोज पेपर ओपन हुआ या मॉक टेस्ट हो या रियल एग्जाम हो, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता था। सपोज लकीली अगर ये डीआई ही सपोज आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं पांचों डीआई को नहीं देखूंगा। डीआई में 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं पांचों को नहीं देखूंगा। मैं सिंपली क्या करूँगा कि इस डेटा इंटरप्रिटेशन को देखता हूँ, क्योंकि डीआई बनाने का मतलब है अगर डेटा आपको समझ में आए तो फिर क्वेश्चंस बनाना इजी होता है। वो भी प्रीलिम्स में काफ़ी टिपिकल डीआई होते हैं, कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपका स्पीड मैटर करता है। तो आप डीआई देखिए, आप डेटा समझ गए, तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देख के मार्क फॉर रिव्यू वहाँ पे आप टिक कीजिए और डायरेक्ट फर्स्ट से डायरेक्ट आप 6 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। 4 क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। इससे आपका स्क्रॉलिंग टाइम सपोज बढ़ेगा। फिर अगर जैसे आप 6 नंबर पर पहुंचते हैं, आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और नेक्स्ट करने से जैसे आपको सपोज क्वाड्रिक मिल गया तो आप उसको लाइन से सॉल्व कीजिए। फिर अगर आप जाते हैं, फिर आपको एक डीआई मिला, तो फिर आप उस डीआई को देखिए, डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डीआई को समझिए। इससे कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट डीआई कैसा था और ये डीआई कैसा है, आपके लिए कौन डीआई ज़्यादा इजी है। तो इस तरह से आपको ये भी आइडिया हो जाए कि डीआई में कौन ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी है, जिससे आपको जब डीआई टर्न पे आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको सिलेक्शन में इजी होगा। तो सपोज आपने सेकंड डीआई देखा, ठीक 5 क्वेश्चंस के बाद अगेन आप आगे चले जाइए। और अगर आगे जाते हैं, सपोज आपको अब मिल गया सिंप्लीफिकेशन, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4-5 क्वेश्चंस ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जब आप ऐसे करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि देखिए, कई बार अगर आप सपोज डीआई लेना बनाना शुरू कर दिए या कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिए, अगर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आपका नर्वसनेस बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही मायने रखता है इस सारे एग्जाम में। कॉन्फिडेंस अगर आपका डाउन हो जाता है ना, तो फिर आपको पहले ही एग्जाम सेंटर में ही लगने लगता है कि अब तो मेरा एग्जाम खत्म है। तो इसलिए जब आप क्वाड्रिक हो गया या सिंप्लीफिकेशंस हो गए या नंबर सीरीज हो गए, इनको जब आप बना लेंगे ना, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इस तरह से आप डीआई को भी अच्छे से बना पाएंगे। और फिर डीआई बनाने के बाद आप लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उस पे आप जाइए। इस तरह से अगर आप फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। अब कुछ मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको सपोज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें आपको इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी था, जो माय पर्सनल स्ट्रेटजी वाज दैट कि देखिए, जो भी होता है एक
नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लरिकल एग्जामिनेशन में। चाहे आप हर लेसन कर लीजिए, चाहे आप रेशियो प्रोपोर्शन लेते हैं, एसआई ले रहे हैं, सीआई ले रहे हैं, प्रॉफिट लॉस ले रहे हैं, या पार्टनरशिप ले रहे हैं, मेंसुरेशन ले रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपका स्पीड मायने रखता है। तो आप क्या कीजिए ना, इन सभी चीज़ों में अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ना, चूंकि आप एक पुराना एस्पिरेंट्स हैं, आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आपको पता हो चुका होगा कि किस लेसन का किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है ना, तो मैं क्या करता था पर्सनली, कि मैं उसको विजुअलाइज करता था। सपोज कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस है, मैं हमेशा स्पीड बढ़ाने के लिए पीडीएफ खोल के नहीं बैठता था। मैं खुद से सोच सकता था कि सपोज ए इज़ वर्क डूइंग अ वर्क इन 5 days, बी इज़ डूइंग दैट सेम वर्क इन 10 days, सी इज़ डूइंग दैट इन 15 days, सो हाउ मच टाइम ए एंड बी विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। ऐसे खुद मेंटली सोचकर खुद ही मैं सॉल्व किया करता था। ऐसे करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एबिलिटी होती है ना, बहुत फास्ट हो जाती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो न्यूमेरिकल होते हैं, तो आप जो भी रिलेशंस है, चाहे एस आई सी आई हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, जो इसका बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, उसको आप क्या कीजिए, जब आप सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, कहीं भी आप हैं बाहर, तो आपको मेंटली उसको बनाते रहिए। इससे क्या होगा ना, एक तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, और दूसरा, आप माइंड इतना अडेप्ट हो जाएगा कि ये सब क्वेश्चंस देखिएगा तो आप तुरंत आप इसको बना पाइएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि मेंटली इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी सब्जेक्टिव हैं, न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं, उसको आप, जो उसके कुछ कॉमन कॉमन क्वेश्चंस है, आप उसको माइंड में बनाने का कोशिश कीजिए। ये सिर्फ आपके एसबीआई जूनियर एसोसिएट में ही हेल्प नहीं करेगा, ये आपको अगले जो भी एग्जामिनेशन है उसमें आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो गया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, या नंबर सीरीज हो गए, इसमें कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। I think it is one of the very, very important part of your total quantitative aptitude journey. If your speed is less, it is going to impact your overall preparations, and it is going to impact your overall performance in the quantitative aptitude. So in that case, आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, कि कभी भी आप मेंटली प्लस माइनस कुछ भी करते रहिए, अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करते रहिए, और कन्वेंशनली तरीका से नहीं, नए नए तरीका से करते रहिए। हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, मैं क्या करता हूँ, हमेशा उसको डिवाइड करके करता हूँ। डिवाइड इन टर्म्स ऑफ, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता हूँ, जिससे हमको कैलकुलेशन में ईजी हो। सपोज मैं एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ कि मैं मुझे अगर करना है 25 में 42 से मल्टीप्लाई, तो मैं कैसे करूँगा। सो फ्रेंड्स, इसको मैं क्या करूँगा, मैं मेंटली सोच लूँगा कि 42 को मैं 40 + 2 में मैंने डिवाइड कर दिया, तो 25 में पहले 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 25 में 2 से मल्टीप्लाई करके, और मेंटली मैं ऐड कर लूँगा। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मोर ईजियर फॉर मी। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई जब भी आप कीजिए, ऐसे तोड़ तोड़ के कीजिए। मैं बोला 27 में 39 से मल्टीप्लाई करो, सो आप 27 में पहले 40 से कीजिए, फिर 27 में 1 से करके उसको लेस कर दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे जब आप करेंगे ना, तो आपका जो दिमाग का जो एक फ्रेमिंग जो बन जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा। ये जो पैटर्न बनेगा, ये आपको ये हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, और ये ओवरऑल मेंस प्रीलिम्स हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे आपको टोटली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को आप ऐसे करना है कि पार्ट पार्ट वाइज आप डिवाइड कीजिए। यू ट्राई टू डिवाइड इट इन पार्ट पार्ट। इन दैट वे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो हमारा था ओवरऑल स्ट्रेटजी था, कि आप क्लर्क एग्जामिनेशंस में आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। अगर फ्रेंड आपको कुछ भी डाउट है, तो यू कैन लीव अ कमेंट इन दिस वीडियो सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, कि आपको जो प्रिपरेशन जर्नी में जो आप फेस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन को लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच।